नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं संविधान की क्लास को लेकर के। अभी हमने इस क्लास से पहले जो पढ़ा वो था मूल अधिकार। हमने संविधान के 3 भाग तक पढ़ लिए थे। पहला था क्या, राज्य और इसका क्षेत्र। दूसरा था हमने पढ़ा नागरिकता, सिटीजनशिप लेकर के हमने 5 से 11 तक। और तीसरा पढ़ा मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। यानी राज्य कुछ ऐसे लॉ बनाएगा जो राज्य के लिए कल्याणकारी होंगे। परंतु आपको एक चीज यहां पर याद रखनी है कि आप मूल अधिकारों के लिए, अगर आपका कहीं मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, परंतु डीपीएसपी के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उसके पीछे का कारण क्या है? वो राज्य को सिर्फ एक दिशा निर्देश देते हैं कि राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, परंतु राज्य को कहीं बाउंडेड नहीं किया गया। आप किसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यानी अगर ये ऑप्शन आता है कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में जो दिए गए हैं वो किसी न्यायालय में वाद योग्य हैं, तब आपको करना है उसको नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य है कि मूल अधिकारों को हम कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, चमक लग रही है, इधर से चमक लग रही है उसकी साइनिंग आंखों पे। हाँ, तो दूसरा मैं बता दूं तो आज हमारा चलेगा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। पूछा जाए कई बार, एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 4 में। ठीक है, क्यों क्यों दिए गए, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जरूरत क्यों पड़ी जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान निर्माताओं को। तो उसके पीछे का कारण यह है कि अगर हमने मूल अधिकार तो दे दिए गए और भी संविधान में और व्यवस्था कर दी गई, लेकिन राज्य किसी अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं या अपनी नीतियां किस प्रकार से बनाएगा, तो उसके लिए एक दर्पण का काम करने के लिए कि आप इसमें देख लो, इसमें जो जो चीजें लिखी गई हैं आप उनको लेकर के आप व्यवस्था करोगे उनके बनाने के लिए। किसको? आपको दिए गए हैं यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों को एक दर्पण दिखाया गया है राज्य को कि आपके लिए एक दर्पण का कार्य कर रहा है और आप इसको लो और आप व्यवस्था बनाइए कल्याणकारी नागरिकों के लिए। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पहचान है। दूसरा एक और मैं पहचान बताता हूं, कभी आप कई जगह कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या मूल अधिकार है या राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, कहां कही गई ये बात। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात जहां पर भी लिखी मिल जाए सकारात्मक होगी कि राज्य ये करेगा, राज्य ये करेगा, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, राज्य सुचारू व्यवस्था करेगा, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो वहां पर प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। उसमें क्या लिखा हुआ है? अस्पृश्यता का अंत, अनटिचबिलिटी को रोकेगा। ठीक है, या उसकी नकारात्मक है कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वे नहीं करेगा, राज्य किसी को बोलने की स्वतंत्रता को नहीं छीनेगा, ठीक है, उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है कि आपको नहीं वाली वर्डिंग आ जाए कहीं पर भी लगा करके देख लेना वो किसकी है, हमारा मूल अधिकार की। और अगर कहीं पर हाँ आ जाए, सकारात्मक आ जाए, तो आप समझ जाना कि वो डीपीएसपी का है। ठीक है, अभी हम यहां पर पढ़ेंगे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को वर्गीकृत नहीं किया गया। अच्छा, इनको हम 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 कैसे? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। वैसे तो सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं, अलग अलग सभी पढ़ते हैं, उसमें भूल जाते हैं कि किस में क्या चीज कही गई है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो मैंने उन्हीं को आराम से, जिससे आपको समझ में इजीली आ जाए, इसी तरीके से मैंने उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 गांधीवादी और नंबर 3 उदारवादी। तो समाजवादी भी देखेंगे, उदारवादी भी देखेंगे और गांधीवादी भी देखेंगे कहां से लिए गए हैं हमारे सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत कौन कौन से? ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को अपनाते हुए लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। कुल मिलाकर ये तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करके, सामाजिक, जहां पर सामाजिक नीति निर्देशक तत्व की बात आ जाए तो वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करेगा, समाज को ध्यान में रख करके राज्य कार्य करेगा। तो वो नीति निर्देशक तत्व वो किस में आ जाएंगे? समाजवादी में। जैसे कि अनुच्छेद 38। अब आप ये मत कहना कि सीक्वेंस वाइज नहीं है,
मैंने इनको सीक्वेंस वाइज से हटा करके मैंने उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी में बांट दिया है। ऐसा नहीं है कि सॉरी कि 35 के बाद 36, 36 के बाद 37, उससे आप सभी याद कर रहे हैं उससे, लेकिन उससे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ कौन सा कहाँ किसके बाद में दिया गया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि इनको गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी में बांट दिया है। अब उसके अनुसार आप पढ़िए। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण के लिए बढ़ावा देना तथा आय, स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों में असमानताओं को कम करना। ठीक है, ये अनुच्छेद 38 कहता है। अभी इसको आधार बना करके क्या क्या अमेंडमेंट किए गए, यानी क्या क्या योजनाएं चल रही है ऐसी, अभी आप बताओगे कि हाँ ये चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, सभी के घर बन रहे हैं ना, सभी के घर बन रहे हैं, सरकार ने चला रखी है। कहां से लिया था ये कि प्रधानमंत्री ने, कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाएगी या कहां से, या उनके लिए व्यवस्था की जाएगी गरीबों के लिए, तो कहां से लिया गया ये? आय, स्थिति और सुविधाओं एवं अवसरों में असमानता को कम करके क्या होगा कि सामाजिक लोगों को कल्याणकारी योजना आएंगी। ठीक है, कहां से लिया गया वो? प्रधानमंत्री आवास योजना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपने देखा है ना राशन मिलता है, तो राशन इसी के अनुसार मिलता है, अनुच्छेद 38 के अनुसार। ठीक है, हाँ लेकिन आप इसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते कि जी हमें राशन नहीं मिलता तो हम कोर्ट जा रहे हैं, नहीं, उसका प्रॉपर आधार होना चाहिए। समाज के तौर पर, सामाजिक तौर पर अगर एक बार अमिटमेंट हो गया है, एक बार कोई इन्फोर्समेंट में आ गई चीजें, तो वो लागू है। अब कल को सरकार चाहे तो प्रधानमंत्री आवास योजना या इस योजना को बंद कर दे, तो आप ये नहीं, कोर्ट नहीं जा सकते कि आपने आवास योजना क्यों बंद कर दी, हमें तो आवास योजना चाहिए या हमें राशन चाहिए। सरकार चाहे तो 2 साल बाद, 3 साल बाद बंद कर दे। ठीक है, वो उसके ऊपर अवसर की ये है। मनरेगा मनरेगा की फुल फॉर्म भी आपको पता होगी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना करके ऐसे है वो मनरेगा, पहले ये नरेगा था। ठीक है, तो मनरेगा, इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और उसकी दिहाड़ी तय है, शायद 202 या 203 कुछ ऐसी है, अब तो मुझे पता नहीं, पहले इतनी थी, अब का कुछ होगा एक ग्राफ। तो गांव में ही उसको 100 दिन का, जिसका ये मनरेगा का कार्ड बन जाएगा, उसको 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा गांव में। ये उसके लिए आजीविका की व्यवस्था की गई है, इसी में अनुच्छेद 38 के अंतर्गत ही की गई है। मैं अभी आपको क्लियर बताता हूँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना, एससी की जो एससी कमीशन जो बना हुआ है ना, एससी एसटी वाला, वो इसी में है, एससी का भी और एसटी का भी। तो अनुच्छेद 38 ये सामाजिक भेदभाव को कम करता है, सामाजिक भेदभाव को कम करता है, इसीलिए हमको ये दिया गया। अनुच्छेद 39 भी सामाजिक भेदभाव को कम करता है, आपको याद रखना। 38, 39 यह सुनिश्चित करता है कि आजीविका के पर्याप्त साधनों पर अधिकार सुनिश्चित करता है, सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण होगा, वित्त और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम होगी, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये वेरी इंपोर्टेंट है, इसको आप टिक कर लेना। पुरुषों, ये वेरी इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 39। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार कितने एग्जाम में पूछा गया है ये अनुच्छेद 39, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अभी इसके और आगे मैं बताऊंगा। श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य एवं क्षमता बलात् दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण है, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर। देखो, श्रमिक और बच्चों के स्वास्थ्य एवं क्षमता के बलात् दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण, जो बच्चे है ना वो अपनी माँ के साथ काम, जैसे माँ कहीं पर काम कर रही है कामगार जगह पर, तो उसको बच्चे को फीड कराना या उसकी व्यवस्था जो करेगा वो राज्य करेगा वहां पर, किसी भी वर्किंग प्लेस पर। ठीक है, तो वो कहां से लिया गया? अनुच्छेद 29। अब इसमें क्या क्या कही गई है, इसमें क्या व्यवस्था की गई है? मातृत्व लाभ कानून, यानी कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, सरकारी अस्पताल में जन्म देगी तो उसको 6,000 रुपए या कुछ इतना फंडिंग की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? वो भी अनुच्छेद 39 के आधार पर ही की जाती है। अनुच्छेद 39 ही कहता है, राज्य को निर्देश दिया हुआ है, पर राज्य को बाउंडेड नहीं किया गया कि आप ऐसा करोगे ही करोगे, राज्य जब चाहे बंद कर सकता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा आंगनबाड़ी में वो मिलता है राशन, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए राशन वगैरह मिलता है, वो भी यहीं से मिलता है। ठीक है, बाल विकास योजना जितनी भी चलती हैं, इंद्रधनुष वगैरह है, टीकाकरण चलते हैं, बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है छोटे बच्चों को, तो वो सब इसी में आती है। अब तो नहीं आती खैर पोलियो ड्रॉप, पहले पिलाई जाती थी कुछ दिन पहले, 2-4 साल पहले, काफी ज्यादा। न्यूनतम वेतन अधिनियम, अभी आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो ये न्यूनतम वेतन आपको दिया ही जाएगा। जैसे अभी प्राइवेट सेक्टर में जाए तो शायद 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए किसी भी कामगार किसी भी वर्क प्लेस पर अगर आप
8 घंटे डेली काम कर रहे हैं और हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा काम नहीं करा सकती कोई भी कंपनी वगैरह कुछ भी। तो वो क्या है, वो न्यूनतम वेतन आपको 15,000 रुपए देगा ही देगा। ठीक है, ये व्यवस्था राज्य करेगा। आपको एक और मैं बता दूं इसी में न्यूनतम वेतन के उसी में चलते चलते कई बार, चलो वो आगे आएगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ा दूंगा। ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन ये भी इसी में आता है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, जैसे हथकरघा उद्योग या और जो भी चलेंगे वो कहां से चलेंगे, वो हमारे स्वयं सहायता समूह। मिशन इंद्रधनुष, इसमें 7 तरीका के टीकेकरण लगते हैं, डिप्थीरिया, टेटनस वगैरह के, जब बच्चे जन्म लेता है उसके बाद में टाइम टू टाइम लगते रहते हैं। एक तो जन्म के टाइम पर ही लग जाता है, ठीक है, उसके बाद में भी लगते हैं, फिर 2 महीने 3 महीने बाद, फिर 5 साल तक ये लगते हैं। तो ये मिशन इंद्रधनुष वही है। तो कहां से लिया गया है ये अनुच्छेद 39, किस चीज की वजह से, क्योंकि सामाजिक भेदभाव कम हो, यानी सामाजिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 39A, 41, 42 और 43 ये इसी की व्यवस्था करते हैं, समाजवाद की। ठीक है, समाजवाद के द्वारा ही जोड़ेंगे। 39A क्या कहता है, न्याय में समानता को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। वेरी 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 इंपोर्टेंट, टिक कर लो, वेरी वेरी। एक तो ये 39A बहुत इंपोर्टेंट है, और 39 भी, 39 और 39A बहुत इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये कभी भी। ठीक है, तो जैसे कोई गरीब है, अब सपोज दैट कोर्ट आप जाएंगे, किसी गरीब को पकड़ लिया कोई अपराध में, अब उसके पास पैसा तो है नहीं, तो उसका केस कौन लड़ेगा, तो उसको सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है सरकार द्वारा। तो निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है उसको, कि आप अपना वकील नहीं कर पा रहे तो आपके लिए ये होगा। उसके लिए एक एफिडेविट वगैरह दे देता है वो कोर्ट में, कि मेरे कोई नहीं है पैरवी करने वाला, या कोई नहीं, या मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी, मैं गरीबी रेखा से नीचे आता हूँ, तो मुझे समान न्याय, क्योंकि न्याय तो मुझे भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक अमीर लोग है उसके पास पैसा काफी ज्यादा है और वो क्या काम करेगा, वो तो वकील कर लेगा, लेकिन कोई गरीब है वो वकील की फीस नहीं दे पाता, तो उसके लिए क्या है, सरकारी वकील मिल जाते हैं, मुहैया कराती है वो, कोर्ट करा देती है। इसी में क्या मिलता है, न्याय मित्र योजना, न्याय मित्र योजना चली हुई है, न्याय मित्र बने हुए हैं, कुछ वकीलों में से बना दिए जाते हैं, उनमें एडवोकेट में से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ये भी इसी का है। ठीक है, 39। अब आते हैं 41 में। 41 में क्या कहता है, कार्य एवं शिक्षा के अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करना। आपने देखा है वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन वो मिलती होगी, बेरोजगारी भत्ता वो मिलता है। ठीक है ना, तो वो सारे कहां से मिलते हैं, वो अनुच्छेद 41 से मिलते हैं हमें। इसमें भी कुछ योजनाएं चल रही है, वो कौन सी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, अन्नपूर्णा योजना, मनरेगा अधिनियम 2005 ये भी चल रहा है, वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार ये अलग से पूछ लिया जाता है कि ये कहा, मनरेगा अधिनियम 2005 या मनरेगा एक्ट कब फोर्स में आया, 2005 में। इससे पहले क्या था, ये नरेगा था। ठीक है, मनरेगा 2005 में बना, इसका नाम महात्मा गांधी कर दिया गया। विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम 1955-95। ठीक है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया हमारा, आर्टिकल 41। अब आते हैं हम आर्टिकल 42 पर, न्यायपूर्ण एवं मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत का प्रावधान करना। मातृत्व राहत कौन सी होती है, देखिए, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, सरकारी हो या प्राइवेट, उसको अगर कोई प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रही है, सरकारी में भी काम कर रही है, उसको मिलती है सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव। ठीक है, सीएल तो आपने सुनी होगी, ईएलसीएल, लेकिन उनको मिलती है सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव, मातृत्व लाभ योजना के थ्रू। ठीक है, वो कहां से व्यवस्था की है, अनुच्छेद 42 कहता है राज्य को, तो राज्य ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होगी वो अपने बच्चे, 2 बच्चों तक, 2 से ज्यादा के लिए नहीं है ये व्यवस्था राज्य ने। राज्य चाहे तो उसमें संशोधन करके 2 से 4, 6, 8 कितने पे भी कर सकती है। अब जैसे इसी योजना को रशिया में देखें हम, रूस में, तो रूस में किस तरीके से लागू किया गया है कि उसको 1 लाख रुपए या कुछ ऐसे लाख रुपए दिए जाते हैं, और उसको इतने साल का आपको रेस्ट भी दिया जाएगा, 1 साल तक आपको सैलरी मिलेगी, आप घर पे ही रहेंगे। एक टाइम है, मैं 1 साल बोल ही रहा हूँ, पर इतना कोई वो नहीं है। अभी इसी को आधार मान करके मातृत्व लाभ प्रावधान के थ्रू ही कुछ अलग कंट्री में पिता का भी लाभ मिलता है। पुत्र प्राप्त होगा किसको, पुत्र को वो जन्म कौन देती है, माता, लेकिन पिता भी तो कोई बनता है ना, तो उसको भी तो पितृत्व लाभ मिलना चाहिए, पितृत्व पितृत्व लाभ मिलना चाहिए, तो उसको भी छुट्टी मिलनी चाहिए। ये हालांकि इंडिया में भी कई जगह चल रहा है, अभी इंडिया में शायद नहीं आया, शायद क्या आया ही नहीं अभी पितृत्व लाभ की व्यवस्था। बाकी यूएसए वगैरह में देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ
होता है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। फेसबुक के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको जब बेटा या बेटी हुई तो उन्होंने भी इसी योजना के थ्रू, पितृत्व लाभ योजना के थ्रू क्या लिया था, छुट्टी ली थी अपनी ही कंपनी से। ठीक है, तो समझ जाना इसमें कौन कौन सी चल रही है, पीएम मातृत्व वंदन योजना और मातृत्व लाभ अधिनियम 2017। ठीक है, तो ये योजना इसमें चल रही है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, सभी श्रमिकों के लिए जीविका यापन के लिए वेतन, जीवन स्तर और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों की को सुरक्षित करना। एक तो जो भी श्रमिक है, आपने देखा नहीं है लेबर कोर्ट बैठी हुई है, वो लेबर कोर्ट श्रमिकों के लिए ही है। उसमें एक और बात है, उसमें 24,000 तक के, जिसकी मंथली सैलरी 24,000 तक है, उसको क्या माना गया है, लेबर माना गया है। वहां पर इतने कई फैसले सुने जाते हैं, उससे ज्यादा सैलरी है तो वो सिविल का वाद आ जाता है। और उसमें भी 4 लोग नहीं आते, पुलिस, वकील, डॉक्टर और टीचर, ये नहीं आते। ठीक है ना, वो सेवा के भाव में आ जाते हैं। तो उनको अगर केस करना पड़ा, उनकी चाहे भले ही सैलरी 6,000 हो, और उनको कहाँ जाना पड़ेगा, सिविल में जाना पड़ेगा। टीचर का नहीं आता, ठीक है, डॉक्टर का। अब इसमें कौन कौन सी 4 श्रम संहिताएं चल रही है, मनरेगा अधिनियम चल रही है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये कोई नहीं पूछी जाएगी। जो जो पूछी जाएगी मैंने बता दिया। पीएम मातृत्व वंदन योजना किस अनुच्छेद से ली गई है, ये भी पूछा जाएगा, तो आपको टिक कर देना है 42वें से, ठीक है, 42 से। और इसमें कुछ ऐसा यानी 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब 43A क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। आपने देखा होगा यूनियन बनती है ना, कोई भी कंपनी होगी उसकी यूनियन होती है, तो वो इसी के थ्रू है 43A में। 43A के थ्रू क्या है, हम एक व्यवस्था कर सकते हैं कि यूनियन बनी हुई होगी और यूनियन के थ्रू भी कुछ जो श्रमिक है, श्रमिकों की मांगों को वहां पर सुना जाता है। यूनियन सुनती है और उन बातों को आगे रख देती है मैनेजमेंट के सामने। तो इसमें क्या है, श्रम कानून जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। अभी आपने देखा होगा श्रम कानून, कंपनी किसी से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लेती, क्यों, इसी योजना के थ्रू। और ये यहाँ पर एक्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर 8 घंटे से ज्यादा काम लेगी तो उसको पता है किस आधार पर लेती है, शो नहीं करती, उसको कहती है ओवर टाइम। ओवर टाइम काम कर रहे हैं, उसका पैसा अलग से दिया जाएगा, ठीक है। तो समझ जाइए, इसीलिए ओवर टाइम नहीं कराती। एक भारत में सप्ताह में 40 से 48 घंटे का कुछ है, 48 घंटे काम होना चाहिए बस, इससे ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। कोई कंपनी काम नहीं करा सकती 48 घंटे से ज्यादा किसी भी वर्कर से। उसके पीछे का रीजन क्या है कि उनको रिलीफ दिया जाता है, एक संडे संडे नहीं है। और कुछ देशों में जाकर के देखेंगे तो उनको 40 घंटे का काम है, ठीक है। तो ध्यान रखना 48 घंटे से ज्यादा नहीं करा सकते। श्रम न्यायालयों का एकीकरण है, जो इतने भी ये न्यायालय बने हुए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अभी आप देख रहे हैं ना, राशन खा रहे हैं, राशन मिलता है राशन डीलर के यहाँ से, तो वो यही है, ये भी मिलता है, ठीक है। पोषण स्तर को सुधारना, पोषण अभियान चलाना, जैसे न्यूट्रिशन बच्चों के लिए पोषण अभियान अलग अलग चलते रहते हैं। वो बहुत सी राज्य व्यवस्था कर देते हैं कि वो पैकेट्स बांट दो उसमें, जैसे कोई आपदा वगैरह कुछ ऐसी चीज आ जाए तो उसमें कर देते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, अभी ये योजना वन नेशन वन राशन कार्ड बना दिया गया, ये यही है, मैंने अभी आपको बताया था। अब आते हैं, अभी तो हमने पढ़े सामाजिक सिद्धांत, अब पढ़ते हैं गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं हम गांधीवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किए गए, यानी पुनर्निर्माण में प्रतिनिधित्व करते हैं ये, ठीक है। तो ये आर्टिकल अच्छे से याद कर लेना। देखो कौन कौन सा आता है, आर्टिकल 40 ये गांधीवादी है। क्या कहता है 40, मैंने आपको पढ़ा दिया 38, 39 और 41, 43 और 42। 43 नहीं पढ़ा है, 42 पढ़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आप देखते हैं ना, ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं या नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं, तो वो कहां से होते हैं, इसी आर्टिकल 40 के थ्रू। इसके लिए संशोधन करना पड़ा था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां क्या था, नगर पालिका सॉरी ग्राम पंचायत से संबंधित था, ग्रामों के प्रधान वगैरह चुने जाते होंगे तो होते हैं, तो वो क्या है, वो 73वां संविधान संशोधन किया गया, तब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। 74वां नगर पालिका से संबंधित था, वो नगर पालिका के लिए जोड़ा गया, नगर पालिका में चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो समझ जाना। अनुच्छेद 43 क्या कहता है,
ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। जो छोटे छोटे उद्योग है ना, जैसे हथकरघा उद्योग है, कुछ बर्तन बनाने का है, और भी जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटा जो एक रूम में 8 से 10 लोग ही काम कर पाए, उसको बोलते हैं छोटे छोटे, या घर के सदस्य ही काम को कर पाए, जैसे साड़ी बनाना, ठीक है, तो वो सारी आती है। खादी और हथकरघा बोर्ड इसी के थ्रू बने हुए हैं। खादी उद्योग, जगह जगह खादी के बोर्ड बने हुए हैं, खादी के लिए बोर्ड है एक स्पेशल बनाया गया। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ये भी बना हुआ है। ये किसकी विचारधारा थी? ये सारी ये गांधी जी की विचारधारा थी। गांधी सबका प्रतिनिधित्व चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या कराया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कराया 92 में। एक 86वां भी होगा बाद में चल के 2002 में, ठीक है, उसे पढ़ेंगे, लेकिन ये कराए थे गांधी जी ने। चाहते थे, गांधी जी ने कराए नहीं, गांधी जी चाहते थे, उसी विचारधारा पर हमने अपने संविधान में जोड़े। अनुच्छेद 43B क्या कहता है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली और लोकतांत्रिक नियंत्रण के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। देखो अब इसको आसान भाषा में, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना इसी में हुई है। आप देखते हैं ना, सहकारी समिति किसानों के लिए बनी हुई है, जो किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराती है, गन्ने का खरीदारी करती है, यानी किसानों से संबंधित जितनी भी सहकारी समिति है, जहां पर 4 लोग आपस में मिलकर के काम करते हो, सरकार का भी भागीदारी हो उसमें, तो वो सहकारी समिति आता है। तो सहकारी मंत्रालय की स्थापना 43B में। ये एक एक आर्टिकल इंपोर्टेंट है, आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद में आपको कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी किस आर्टिकल में ये बात की गई थी, ठीक है। मैंने सीक्वेंस वाइज वैसे तो कोई भी पढ़ा देता कि 38 में ये है, 39 में ये है, 40 ये, 41 ये, कोई भी पढ़ा देता, लेकिन मैंने इनको अलग अलग बांट दिया है, किसमें? सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी, ठीक है। तो युवा सहकार ये नहीं पूछा जाएगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था इसी के थ्रू, और सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 नहीं पूछा जाता ये, ठीक है। केवल केवल क्या पूछा जाएगा? सहकारिता मंत्रालय, अधिक ज्यादा पूछ भी लिया तो, वरना इसको नहीं पूछा जाएगा। इंपोर्टेंट ये ज्यादा इंपोर्टेंट है 40 वाला कांस्टेबल और एसआई वगैरह के लिए। अब 46 क्या कहता है? ये भी गांधीवादी विचारधारा से ही है कि अनुसूचित जाति यानी SC ST और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो। गांधी जी SC ST के तो फेवर में रहते ही थे हमेशा से, दलितों के लिए काम करते थे, तो उन्होंने उनकी ही विचारधारा से क्या लिया गया? आर्टिकल 46, इसमें इसी को आधार मान करके 15(3), 15(4), 15(5) के तहत मूल अधिकार जोड़ दिया गया SC ST के लिए, ठीक है। उनको रिजर्वेशन जो दिया गया है ना, इसी को लेकर के दिया गया है, अनुच्छेद 46 को लेकर के। SC ST अधिनियम बना था छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो आप देखते हैं ना छात्रवृत्ति मिलती है SC ST के लिए, स्कॉलरशिप, वो भी इसी के थ्रू मिलती है। इंपोर्टेंट है 46, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय EMRS स्कूल बने हुए हैं ना, वो इसी आधार पर बने हुए हैं, अभी बने हैं, ठीक है। कौन सा? 46 SC ST वालों के लिए ही है। ये भी ध्यान कर लेना कि कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व SC ST को विशेष प्रावधान देता है, तो वो 46, ठीक है, इनके व्यवस्था कर रहा है, इनके आरक्षण की। और ये हालांकि आरक्षण की बात हमारी 15(3) और 15(4) में भी कही गई है, और 15(5) में, पढ़ लेना, वो मैं पढ़ा चुका पहले। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? क्या कहता है आलोक? अनुच्छेद 47 हंस रहा है, क्यों? गर्लफ्रेंड के लेटरों को पढ़ता रहे हैं? उसके मैसेजों को तो पढ़ता रहेगा, पढ़ लिया कर थोड़ा बहुत, तेरी काम की चीज है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय पदार्थों और नशीली दवाओं के सेवन को रोकना। आपने देखा है ना, दारू, गांजा, है ना, ये सब चीजें रोकने की व्यवस्था करता है कौन? राज्य, तो वो इसी को आधार मान करके करता है। बिहार में शराबबंदी है ना, शराबबंदी, बीफ बंदी, ये जो भी है ना, वो इसी में है, ठीक है। शराबबंदी इसमें है, बीफ बंदी अगले में आ जाएगा 48 में। शराबबंदी और गांजा, अफीम, जिसको ड्रग्स वगैरह बोल रहे हैं, वो नहीं पकड़ा गया था? शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, तो वो क्यों पकड़ा गया था? क्योंकि राज्य ने तो पाबंदी लगाई हुई है इसके लिए कि आप नहीं कर सकते ड्रग्स वगैरह बेच, ना खरीद सकते, ना बेच सकते, ना यूज कर सकते, तो वो यही था। अब जैसे बिहार है, बिहार में जाकर के राज्य ने क्या व्यवस्था कर रखी है? आप शराब नहीं बेच सकते, पीना तो दूर, नहीं बेच सकते, तो यही है, ठीक है। 47 में जैसे सिगरेट के पैकेटों पर क्या लिखा रहता है? अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी, उस पर लिखा हुआ है कि 75 से 80% भाग जो सिगरेट का पैकेट आएगा ना, उस पर क्या होगा
कि आपको दिखा साफ साफ शब्दों में दिखानी पड़ेगी चेतावनी, वार्निंग, कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तभी आप उसमें देखते हैं। बस थोड़े से में अपना लिखा रहता है, बाकी तो सारा चेतावनी चेतावनी रहती है। गुटखा और ई सिगरेट पर प्रतिबंध है। ई सिगरेट देखिए, ई सिगरेट पी है? नहीं पी? इलेक्ट्रिक सिगरेट नहीं पी? आती है कभी देखना, नहीं पी तो देखना, पीनी नहीं है पर, ठीक है। ये इसमें है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं। 46, 47, 48 टिक कर लो, ठीक है। 2 बार देख लेना वीडियो को, अपने आप आ जाएगा। गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू एवं माल ढोने वाले मवेशियों के वध को प्रतिबंधित करना तथा उनकी नस्लों में सुधार करना। अब गाय को, गाय हत्या बैन है ना, गौ हत्या बैन है। क्यों? क्योंकि यहां पर की गई है व्यवस्था, संविधान में से ली और राज्य ने व्यवस्था कर दी। बीफ बंदी, याद कर लेना। 47 शराबबंदी, 48 बीफ बंदी, यानी गाय का मांस आप नहीं यूज कर सकते, भारत में नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसी के थ्रू कुछ हमने व्यवस्था कर रखी है। गोकुल मिशन चल रहा है, दूध देने वाले को, जो ज्यादा दूध का उत्पादन करता है तो उसको क्या अवार्ड दिया जाता है। एक महिला थी मथुरा की, उसको दिया गया। कामधेनु योजना के थ्रू, कामधेनु योजना चली है, जो गाय को रखेगा और उसके लिए 9,000 या कुछ, ये जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं ना, उनके लिए अगर कोई पकड़ करके रखता है तो 1,000 रुपये पर मंथ देती है सरकार। योगी सरकार तो देती है, और अन्य की मैं नहीं बता सकता दे रही है या नहीं दे रही। पशुधन संजीवनी योजना ये भी चल रही है, ये अनुच्छेद 48 में ही कही गई है। अब आते हैं हम उदारवादी तत्व। ये सिद्धांत उदारवादी हैं, विचारधारा को दर्शाते हैं, न्यूट्रल पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक है। अब तक तो थे गांधीवादी विचारधारा, उससे पहले हमने पढ़े समाजवादी विचारधारा, और अब ये न्यूट्रल वाले हैं, उदारवादी। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? 44, 45 और 48, ठीक है, ध्यान कर लेना। पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जो अभी चल रही है। अभी हाल ही में एक ऐसा राज्य उत्तराखंड बना जिसने क्या, एक समान नागरिक संहिता लागू की। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है। हालांकि इससे पहले गोवा में थी, पर यहाँ उत्तर भारत में तो यही था। कौन सा? उत्तराखंड। एक समान नागरिक संहिता होगी। इसमें क्या है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और 1956 का हिंदू कोड बिल, ठीक है। हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है, मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था। तो इसमें क्या कही गई है कि एक समान नागरिक संहिता होगी सभी के लिए, ठीक है। हालांकि इस पर काम चल रहा है, कुछ राज्य ने कर दी है, अभी पूरे देश में नहीं है। अभी राज्य से यही तो मांग करी जाती है कि राज्य एक समान नागरिक संहिता ला दे तो सबका भला हो जाए। कुछ इसके अगेंस्ट है, जैसे 3 तलाक वाले मुसलमान है, तो वो क्या है, वो अपने शरीयत कानून को मानते हैं विवाह आदि के मामले में। हिंदुओं के लिए अलग विवाह की व्यवस्था है, ठीक है। तो अपने अपने कोड बिल बनाए हुए हैं वो। लेकिन क्या कही गई है यहाँ पर, राज्य कैसी व्यवस्था करेगा कि एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करेगा। लेकिन उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य ने नहीं करी। अभी यूपी में नहीं है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य ने ऐसी व्यवस्था नहीं करी है। जब मन होगा करेगा, जब बिल पास हो जाएगा तब कर देगा, सिचुएशन के हिसाब से देख करके, ठीक है। हालांकि उत्तराखंड इसमें आगे रहा, यूके, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 45, 6 से कम आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल प्रदान करना। वेरी 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 इंपोर्टेंट, जितनी बार इंपोर्टेंट लगाओ आप उतनी बार कम, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये 40-50 बार इस पे वेरी वेरी लिख लोगे तब भी कम है। देखो 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी खुली है ना, वो किस लिए खुली है? वो उनके लिए शिक्षा की, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए खुली हुई है आंगनबाड़ी जगह जगह। ये राज्य ने व्यवस्था करी है अनुच्छेद 45 को लेकर के। उनके पोषण की भी देखभाल करता है। पोषण की देखभाल कैसे? उनके लिए 5-6 साल तक के बच्चे के लिए क्या आता है, राशन आता है ना, वो पैकेटों में उनको खाने की व्यवस्था आती है, आंगनबाड़ी से मिलता है ना। क्या क्या मिलता है? दलिया वगैरह, कसार वगैरह, है ना। और पोषण के लिए जितने भी हो सकते हैं, दूध वगैरह भी दिया जाता है तो वो इसी में। हाँ, मिड डे मील, मिड डे मील को इसमें मत समझ लेना। मिड डे मील दिया जाता है ना बच्चों को स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में दोपहर का भोजन ना दिया जाता, चावल मिल रहे, दलिया मिल रहा, दूध मिल रहा, वो मिल रहा, वो इसका नहीं है, वो अलग है, वो बता दूंगा कहाँ है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसी में चली है, जो कि ये कब से चलाई थी, ये कई बार पूछ लेता है, इसकी डेट पूछ लेता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से है? 22 जनवरी 1900 कह रहा हूँ 2015। कहां से चली थी? पानीपत से। किसने शिलान्यास किया इसका, उद्घाटन किसने किया था? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। इंपोर्टेंट योजना याद कर लेना इसको। एक आता है अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। ई नेम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये इसी के
से लिए गए हैं। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं। 48 ए क्या कहता है, पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। इसमें क्या आएगा, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इंपोर्टेंट, टिक करो इसको, टिक करो इसे। इसका इरेजर बड़ा कैसे हो गई, अच्छा हाँ ये रहा, ठीक है। हाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको इंपोर्टेंट टिक कर लो। कौन कौन सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। कब हुआ था, 1972 में वन्य जीव। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी दोनों को भैया भैया ही है, इनको जोड़ लेना। ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट है। हरित भारत मिशन 2002 का, जैविक विविधता मिशन वगैरह ये चल रहे हैं, इनको याद कर लेना। हालांकि ये पूछे नहीं जाएंगे, एसआई कांस्टेबल वगैरह में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ लेकिन एसआई कांस्टेबल में ये पूछा जा सकता है, वन्य जीव अधिनियम कब आया था, संरक्षण अधिनियम 1972 का। ठीक है, दूसरा आएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो कब आया था, तो 1986 में। ठीक है, अनुच्छेद 49 ऐसे कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना जिन्हें राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया है, जैसे जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। ठीक है, या यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, ये जैसे सांची का स्तूप है उनकी व्यवस्था करेगा। ठीक है ना, या फिर कोई संग्रहालय है, म्यूजियम रखा गया है उनको, या स्मारक है जैसे राजघाट, ठीक है, उनकी व्यवस्था करेगा। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 आया था, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यानी दोनों को सेपरेट कर दिया गया। राज्य की यानी हाई कोर्ट राज्य से अलग है, जैसे सेंटर में सुप्रीम कोर्ट देश से अलग है ना, उसकी कार्यपालिका, देश की जो कार्यपालिका है वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती न्यायपालिका के मामले में, ऐसे हाई कोर्ट के मामले में राज्य की कार्यपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो कहां पर, यहीं पर किया गया है। इट मींस ये क्या कहता है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत इसी में है। संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का भाग है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना, शक्तियों का पृथक्करण, हम एक बार देख लेते हैं शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण कहां से लिया गया, ये कई बार पूछा जाता है जब शक्तियों को बांट देते हैं। तो एक बुक लिखी थी, किसने, मॉन्टेस्क्यू ने। किसी को पता है मॉन्टेस्क्यू कौन था, मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम याद कर लेना, स्पिरिट ऑफ लॉज। दुनिया में जहां पर भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लिया गया ना, इस बुक से लिया गया बुक। कई बार ये बुक पूछी जाती है, और इस बुक को लिखा किसने था, मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। ठीक है ना, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन आएगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया। ठीक है, किस बुक में दिया, स्पिरिट ऑफ लॉज में। तो ये याद कर लेना, एक दो बार आ जाती है कई बार। 51 ए, 51 ए नहीं 51 की बात कर रहा हूँ, 51 ए तो मूल कर्तव्य है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, राष्ट्रीय के बीच उचित एवं सम्मानजनक संबंध बनाए रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय कानून को संधि दायित्वों के प्रति सम्मान और बढ़ावा दिया जाएगा। ये एक शायद कोई सा एग्जाम था, उसमें पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय संबंध, सिर्फ इतना दिया गया था कि अंतरराष्ट्रीय संबंध संविधान के किस डीपीएसपी में दिया गया है, किस मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, या किस अनुच्छेद में कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का पूछा था केवल। तो ये 51 अनुच्छेद 51 में। ठीक है, इसमें क्या आता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, पंचशील सिद्धांत, राष्ट्रीय संयुक्त शांति रक्षा अभियान। तो ये दोनों देख लेना, गुट निरपेक्ष एक बार पढ़ लेना, और पंचशील एसआई वाले जरूर पढ़ लेना ये। ठीक है, भारतीय संविधान में नए राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो जोड़े गए, डीपीएसपी और जो जोड़े गए, अब उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है क्या क्या थे, एक तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया, 4 नए जोड़े गए थे। कौन सा, 39, 39, 39A, 43A, 48A। ठीक है, याद कर लेना। कौन सा, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, 39 कहता है ये बात। 39A क्या कहता है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सुविधा, ये 42वें के द्वारा जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं थे। 43A क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में क्या कदम उठाना, जैसे यूनियन बनती है ना, वो 43A में है।
किसी भी कंपनी फैक्ट्री में जो यूनियन बनाई है वो 43 में। 48 क्या कहता है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, इसी में है। आप राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा, मोर, मार नहीं सकते, बाघ को मार नहीं सकते, किसी भी वन्य जीव को आप मार नहीं सकते, मारोगे तो आप पर इसके थ्रू जो एक एक्ट बना हुआ है उसके थ्रू आप पर कार्रवाई होगी। ठीक है, अब 44वां संविधान संशोधन क्या आता है, एक बार इसको देख लें। ये 1978 में हुआ था, कई बार इन संशोधन की डेट भी पूछ लेता है। 42वां कब हुआ था, 1976 में, और 44वां 1978 में। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करेगा राज्य, तभी तो क्या है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया ना, तो वो इसी आधार पर दिया गया था। इसमें से भी फिर 16 में भी परिवर्तन किया गया था, 15-16 में भी। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन, ये इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इसको इंपोर्टेंट। 86वां कब हुआ था, 2002 में। इसमें क्या था कि अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु को परिवर्तित किया, और इसमें सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता रखता है। ठीक है, और यही कहां पर है, प्रारंभिक शिक्षा को 21A में भी कहा गया है। 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा वो मूल अधिकार में भी जोड़ दिया गया। आप 6 साल तक के बच्चे को आप उसके प्रारंभिक शिक्षा से रोक नहीं सकते। अब तो खैर 14 साल तक के बच्चे को 8th क्लास तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, तो 6 वर्ष तक के बच्चे को। दूसरा, उसकी व्यवस्था क्या करेगा, व्यवस्था का आपको पता होगा कि जो आंगनवाड़ी खोली गई है जगह जगह छोटे बच्चों के लिए है, और बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं जगह जगह जो झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो उनकी व्यवस्था जो करी जाएगी ना वो इसी में की जाएगी। और वो 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। ठीक है, इसके थ्रू ही ये किया गया। तो आज के हमारे ये थे डीपीएसपी। उम्मीद है सभी को अच्छी लगी होगी क्लास। 1 से 2 बार देख लेना, ठीक है, आपके सारे समझ में आ जाएंगे, डाउट क्लियर हो जाएंगे। 2 बार देखने पर ही सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या इसमें क्या व्यवस्था की गई है, क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, धन्यवाद।